तो जब वो दोनों पोरफ्राई के घर से आ रहे थे, रश्कोलनिकोव और रजुमीन, तो रजुमीन रश्कोलनिकोव से कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि पोरफ्राई तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था जैसे तुमने कोई क्राइम किया हो। तो रश्कोलनिकोव कहता है कि ये बात तो सच है कि वो शातिर है और उसने जो पेंटर वाला क्वेश्चन पूछा था वो उसने जानबूझकर पूछा था, वो उससे गलती नहीं हुई थी। जब पोरफ्राई ने बाद में बोला कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो कंफ्यूज कर रहा हूँ चीजों को, पर रश्कोलनिकोव ने कहा राजुमीन से कि उसे कोई गलती नहीं हुई थी, उसने जानबूझकर ही पूछा था उससे। वो ये चाहता था कि मैं इसको बोल दूं कि हाँ मैंने पेंटर्स को देखा है, क्योंकि पेंटर्स उसी दिन थे जिस दिन मर्डर हुआ था लेडी का। अगर रश्कोलनिकोव ये बोल देता कि हाँ मैंने पेंटर्स को देखा था, तो इससे ये प्रूफ हो जाता कि वो उस दिन वहाँ गया था। फिर शक आ जाता रश्कोलनिकोव पे, तो जानबूझकर टेस्ट कर रहा था। अब ये सब बातें होती हैं तो रजुमीन जो है वो अपने घर चला जाता है और रश्कोलनिकोव अपने घर की साइड आ जाता है। अब जब रश्कोलनिकोव अपने घर की तरफ जा रहा था तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी का बंदा खड़ा होता है। तो वो सिक्योरिटी का बंदा कहता है कि रश्कोलनिकोव, तुम्हें ना एक आदमी ढूंढ रहा है, बहुत देर से तुम्हारे बारे में एक आदमी पूछ रहा है। तो रश्कोलनिकोव को समझ में नहीं आता कि कौन आदमी। वो कहता है कि नाम नहीं बताया, लेकिन वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अब वो आदमी ना सामने ही खड़ा था, थोड़ी सी दूरी पर। तो सिक्योरिटी गार्ड को दिख जाता है उस टाइम पे। वो कहता है कि ये रहा वो आदमी, ये पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। तो रश्कोलनिकोव उसके पास जाता है। वो कहता है कि हाँ बताओ क्या हो गया, आप मुझे क्यों पूछ रहे थे। तो वो जो स्ट्रेंजर है वो डायरेक्टली यही बोलता है कि तुम मर्डरर हो, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। और जैसे ही ये बात बोलता है तो रश्कोलनिकोव जो है वो घबरा जाता है। तो वो कहता है कि तुम कौन हो। स्ट्रेंजर ये बात बोलकर आगे चलना शुरू कर देता है। तो रश्कोलनिकोव उसका पीछा करते करते उससे पूछता जा रहा है कि तुम हो कौन, बार बार। वो बताता नहीं है, वो और तेज चलने लगता है। रश्कोलनिकोव भी उसके पीछे पीछे तेज तेज चलने लगता है। तो दोनों बिल्कुल साइड में हो जाते हैं। अब रश्कोलनिकोव उससे पूछ रहा है कि बताओ तुम कौन हो। वो कहता है मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ कि तुम ही मर्डरर हो। ये कह के वो तेजी से आगे निकल जाता है। अब समझ में नहीं आता कि वो था कौन। रश्कोलनिकोव वापस आता है अपने रूम में। तो रूम में बैठ के वो सोचता रहता है उसी के बारे में कि वो कौन था आदमी। इसे कैसे मालूम पड़ गया कि मुझसे गलती हो गई है, जब मैंने मर्डर किया था तो ये कहाँ था। वो अपने ही दिमाग में सोचता रहता है कि सामने वाले फ्लैट में से तो नहीं देख रहा था, इसे कैसे मालूम पड़ गया। उसके दिमाग में एक हलचल सी मच जाती है। तो वो लेटा हुआ है और सोचे जा रहा है। लेटे लेटे उसके दिमाग में अजीब से थॉट आ रहे हैं। कभी अपने पास्ट में पहुंच गया है, कभी अपने बचपन में पहुंच गया है, कभी अपनी स्कूल लाइफ में पहुंच गया है। गुड बैड सारे एक्सपीरियंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसे ना एकदम से दिखाई देता है कि वो ना एक बिल्डिंग के आगे है। वो उठता है, अभी लेटा हुआ था बेड पे, उठता है और नीचे जाता है और एक बिल्डिंग पे पहुंच जाता है। अब देखता है कि बिल्डिंग के आगे काफी भीड़ है। सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करता है। पहला फ्लोर चढ़ता है, दूसरा फ्लोर चढ़ता है। दूसरे फ्लोर पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पेंटर्स थे। तो ऐसा देख के उसे याद आता है ये तो वही पेंटर्स थे जो उस दिन थे, निकोले और डिमिट्री। फिर थर्ड फ्लोर पर चढ़ता है, फोर्थ फ्लोर पर चढ़ता है। फिर वो देखता है कि ये तो वही रूम है, वही घर के सामने आ गया मैं, जो उस ओल्ड लेडी का था जिसका उसने मर्डर किया था। तो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है, तो वो अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि एक रस्सी है वहाँ, जिसपे एक बड़ा सा ओवरकोट टंगा हुआ है। तो वो पास जाकर उस ओवरकोट को देखता है और कहता है कि ये ओवरकोट किसका है। जैसे ही वो ओवरकोट को हटाता है, पीछे ना वो ओल्ड लेडी बैठी हुई होती है कुर्सी पे, जिसका रश्कोलनिकोव ने मर्डर किया था। अब ये उसे देख के घबरा जाता है कि ये ओल्ड लेडी यहाँ पे कैसे बैठी है। तो वहाँ पे पास में एक वेपन पड़ा होता है, उससे उसको मारना शुरू कर देता है, बट उसे कुछ नहीं होता। वो हंसती है, बहुत तेज हंसती है। रश्कोलनिकोव फिर घबरा जाता है ये देखकर कि ये क्या हो रहा है, ये हंस क्यों रही है। और बराबर में एक रूम और था, वहाँ से भी तेज तेज हंसने की आवाजें आती हैं। ये और घबरा जाता है ये सुनकर। उसको समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो वो पूछता है तुम कौन हो, यहाँ पे कैसे आ गई, मैंने तो तुम्हें मार दिया था।
तो वो और तेज हंसती है और बराबर वाले रूम से भी और तेज हंसने की आवाजें आती हैं। तो रश्कोलनिकोव वहाँ से भागता है, सब छोड़ छाड़ के वापस एकदम। तो फिर बड़ी मुश्किल से अपने रूम में पहुँचता है भागते भागते। हार्ट बीट उसकी तेज थी, घबराया हुआ है बहुत ज्यादा। फिर एकदम से इसकी नींद खुलती है तो उसको समझ में आता है ये तो मैं एक सपना देख रहा था। तो दोबारा वो लेट जाता है, फिर सोता है। आधी अधूरी नींद, आधी अधूरी आंखें खुली होती हैं उसकी, आधी बंद होती हैं। तो ये समझ नहीं पा रहा कि क्या रियलिटी है और क्या सपना है, इल्यूजन क्या है। तो इतने में ना इसके रूम में एक आदमी की एंट्री होती है। वो आदमी आता है इसके रूम में, इसको देखता है कि ये लेटा हुआ है, आंखें आधी खुली हैं और आधी बंद है। वो बराबर में एक चेयर है, उस पर आकर बैठ जाता है। 15-20 मिनट उसका वेट करता है कि ये सो रहा है, अभी नींद में है, उठ जाने दो। 15-20 मिनट हो जाते हैं तो रश्कोलनिकोव इसको देख के आंखें पूरी तरह बंद कर लेता है। फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोलता है और उठकर बैठता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो आदमी हंसता है, स्माइल करता हुआ कहता है कि मैं तो आधे घंटे से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ और मुझे लगा कि तुम उठ जाओगे, पर मुझे पता है तुम सोए नहीं हो, तुम जानबूझकर एक्टिंग कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। तो रश्कोलनिकोव बोलता है कि तुम हो कौन। वो कहता है कि तुम्हारे और मेरे में काफी रिजेम्बलेंस है। तो ये थोड़ा घबरा जाता है रश्कोलनिकोव कि ये कैसी बातें कर रहा है। कहता है ये सब छोड़ो, नाम बताओ कि तुम हो कौन। रश्कोलनिकोव को अभी भी ये नहीं पता कि ये सपना है या फिर ये सच में आदमी आया है। उसको रियलिटी में और इल्यूजन में फर्क नहीं मालूम पड़ रहा। इस टाइम उसकी कंडीशन ऐसी है। तो वो बोलता है कि मेरा नाम सिबिडिगलोव है। अब ये सिबिडिगलोव कौन था? वही था जिसके घर में दुनिया काम करती थी और सिबिडिगलोव की वाइफ थी मार्फा, और दुनिया जो थी वो इनके बच्चों को पढ़ाती थी। तो वो बताता है कि मैं सिबिडिगलोव हूँ। तो रश्कोलनिकोव को पता था कि इसकी वजह से दुनिया को कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी हैं। पार्ट 2 देखा होगा तो आपको याद होगा, जो मदर ने रश्कोलनिकोव के लिए लेटर लिखा था उसमें बताया था। तो रश्कोलनिकोव को गुस्सा आता है उसे देख के। तो वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। तो वो बताता है कि मैं यहाँ दुनिया के लिए आया हूँ, मैं दुनिया से मिलना चाहता हूँ। तो उसको और गुस्सा आता है रश्कोलनिकोव को कि दुनिया के साथ इतना बुरा बर्ताव किया तुमने और अब दुनिया से ही मिलने आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। फिर वो बताता है कि प्लीज मेरी बात समझो, मेरी जो वाइफ थी ना मार्फा, उसकी डेथ हो गई है। तो वो मार्फा की स्टोरी बताने की कोशिश करता है कि मार्फा की डेथ हुई कैसे, हुआ क्या था। तो वो बताता है कि मार्फा के और मेरे बीच में कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। तो उन आर्ग्यूमेंट के बाद इमीडिएटली जो मार्फा थी उसकी वाइफ वो घर से कहीं चली गई थी। तो बाहर ना एक स्विमिंग पूल था, अब ठंड का टाइम था। तो जैसे ही उसमें बात करने के लिए उतरी उसको ना स्ट्रोक पड़ गया। तो लोगों के बीच ये बात फैली हुई थी कि उनके हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद ही मार्फा की डेथ हुई है और इसलिए लोग मानते हैं कि सिबिडिगलोव ही रिस्पॉन्सिबल है, उसकी ही वजह से मार्फा की डेथ हुई है। तो ये बात सब में फैल चुकी थी, लेकिन वो कहता है कि मार्फा की डेथ स्ट्रोक की वजह से हुई थी, नेचुरल डेथ, एंड वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं था। फिर वो कहता है कि उसने मार्फा का गोस्ट देखा है 3 बार, एक बार फनल के बाद, दूसरी बार स्टेशन पर जब वो रश्कोलनिकोव के घर आ रहा था, और तीसरी बार कुछ घंटे पहले। तो फिर वो पूछता है रश्कोलनिकोव से कि क्या तुम गोस्ट में बिलीव करते हो। ये सुनकर रश्कोलनिकोव और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही सपने में ओल्ड लेडी को देखा था, लेकिन वो कहता है कि मैं बिलीव नहीं करता। तो सिबिडिगलोव हंसता है। तो वो कहता है मैं जब आया था ना इस रूम में तुम्हारी आंखें आधी खुली हुई थी और तुम्हें देख के मैं समझ गया था कि हमारे बीच कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस है। और वो इसी रिजेम्बलेंस की बात कर रहा था कि तुम भले ही मना करो लेकिन तुम्हें भी गोस्ट सपने में दिखाई देते हैं। कहता है मैं तुम्हारा चेहरा देखकर समझ गया था, इसलिए उसने ये कमेंट किया था कि तुम्हारे मेरे बीच में रिजेम्बलेंस है। रश्कोलनिकोव साफ साफ मना करता है कि मैं तो बिलीव नहीं करता गोस्ट में। तो रश्कोलनिकोव कहता है कि तुमने पहले भी अपनी वाइफ से पहले कभी देखा ऐसे गोस्ट। तो कहता है कि हाँ, मेरे सर्वेंट की एक की डेथ हुई थी, उसका भी मैंने गोस्ट देखा है।
तो रश्कोलनिकोव कहता है कि ये जो तुम बातें कर रहे हो कहीं ना कहीं तुम्हारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो कहता है रश्कोलनिकोव कि तुम यहाँ क्यों आए हो ये बताओ, ये सब कहानी मत सुनाओ और ना ये तुम ये कहानी सुनाने आए हो। तो वो कहता है कि जो मैंने दुनिया के साथ किया था उसका मुझे अफसोस है और मैं उसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैं दुनिया को 10,000 रूबल देना चाहता हूँ। तो वो कहता है दुनिया को तुमसे रूबल नहीं चाहिए। तो स्विड्रिगैलोव कहता है कि देखो मेरी बात समझो, मैं वैसे भी ये पैसे इधर उधर वेस्ट कर दूंगा, तो मुझे तुम एक बार दुनिया से मिलवा दो, बात करवा दो। तो वो कहता है कि जो दुनिया है वो तुमसे नहीं मिलेगी। वो कहता है मैं दुनिया से मिल कर रहूंगा और ये 10,000 रूबल उसको दे कर रहूंगा, तो तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो उसको लगता है कि रश्कोलनिकोव को गलत लग रहा है, कि कोई और इंटेंशन है। तो वो कहता है कि मेरी इंटेंशन और कुछ नहीं है, मैं कुछ टाइम बाद दूसरी शादी करने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब बातें होती हैं। ये कहकर वो चला जाता है रूम के बाहर। रूम के बाहर जाता है तो वहाँ रजुमीन आ रहा होता है। तो वो उसे देखता है, तो पहचानता तो नहीं था लेकिन देख लेता है। तो क्या होता है, ये दोनों बाहर जाते हैं फिर सड़क पर, रश्कोलनिकोव और रजुमीन। तो जब वो दोनों बाहर सड़क पर जाते हैं तो रश्कोलनिकोव उससे बताता है, अच्छा दोस्त था उसका। तो कहता है कि तुमने अभी एक आदमी को देखा था रजुमीन? तो रजुमीन कहता है कि हाँ। तो रश्कोलनिकोव बताता है कि ये दुनिया से मिलना चाहता है और ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगता और हमें इससे दुनिया को कहीं ना कहीं बचा के रखना पड़ेगा। तो रजुमीन कहता है कि टेंशन मत लो, जब तक हम दोनों हैं दुनिया को नुकसान नहीं हो सकता कुछ भी। तो अब क्या होता है, रश्कोलनिकोव पहुंचता है अपनी मदर और दुनिया से मिलने। लगभग 8 बजे के टाइम था। उन्होंने डिनर के लिए बुलाया था रश्कोलनिकोव को। तो दुनिया है, रश्कोलनिकोव की मदर है और रजुमीन भी है। 4 लोग बैठे हुए हैं डिनर टेबल पर, डिनर करते हैं। इतने में वहाँ पे एंट्री हो जाती है ल्यूजन की। अब ल्यूजन आ जाता है। अब जैसे ही ल्यूजन देखता है कि रश्कोलनिकोव भी आ रखा है यहाँ पे, उसको बहुत ज्यादा खराब लगता है, क्योंकि उसने पहले ही ये चीज बोली थी लेटर में कि या तो मुझे बुलाना या तो रश्कोलनिकोव को, दोनों को मत बुलाना। लेकिन अब आ गया है तो क्या करें। तो बैठ जाता है वहाँ पे, लेकिन उसको बड़ा इंसल्टिंग सा महसूस हो रहा है अंदर ही अंदर। तो वो क्या करता है, इनडायरेक्टली मदर को और दुनिया को ब्लेम करने लगता है, इनडायरेक्ट सेंस में, कि आपने मुझे बुलाना था या रश्कोलनिकोव को बुलाना था, दोनों को क्यों बुला लिया। तो अब दुनिया वहाँ पे जस्टिफिकेशन देती है कि मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मेरा भाई भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और आप भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, और आप दोनों के बीच में मिसकंसेप्शन हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों की गलतफहमी दूर हो जाए। अब जो ल्यूजन है वो कहता है कि इसमें मिसकंसेप्शन वाली क्या बात है, मैं तो गया था इसके घर पे इसका हालचाल पूछने, इसने वहाँ पे मेरे को एम्बेरस किया। तो वो अपना पॉइंट रखता है कि इसमें गलतफहमी वाली कोई बात नहीं है। अब जो रश्कोलनिकोव है वो कहता है, आपने जो लेटर लिखा था मदर को, उसमें चीजें बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखी थी मेरे बारे में, कि मैं मार्बेडलोव के घर गया और मैंने वहाँ पे ऐसे पैसे दे दिए और ऐसे ही मैं पैसे उड़ाता रहता हूँ। तो वो कहता है मैं किसी के घर गया था तो उनके पास फनल के पैसे नहीं थे, तो उनको जरूरत थी, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, इसलिए मैंने उनको वहाँ पैसे दिए। तो आप भी तो मेरे बारे में ऐसे मिसकंसेप्शन बनाते हो। तो अब इससे क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ल्यूजन इसको कह रहा है और रश्कोलनिकोव अपना पॉइंट रख रहा है। तो अब होता क्या है, जो बहस है वो बढ़ती जाती है, जो आर्ग्यूमेंट है वो थोड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। अब आर्ग्यूमेंट में दुनिया भी इंटरफेयर करती है कि आप थोड़ा शांत हो जाओ, आप चीजें थोड़ा सही से समझो। क्या आप मेरे लिए एक बार सुन नहीं सकते कि रश्कोलनिकोव क्या कह रहा है? मेरा भाई है वो, उसकी सुन तो लो। आप दोनों ही एक तरीके से सुनने को तैयार ही नहीं हो, आप दोनों ही अपने अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, लेकिन जो ल्यूजन है वो झुकने को तैयार ही नहीं है। एंड ये बात होते होते जो ल्यूजन है वो एक बात बोल देता है दुनिया से कि तुम तो पॉवर्टी में थी, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें पॉवर्टी से बाहर निकाल रहा हूँ, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत अच्छी कर रहा हूँ। तो अब जब ये बात होती है तो दुनिया बोलती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे शादी पैसे के लिए कर रही थी, मतलब तुम ये चीज कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मेरे पे एहसान कर रहे थे। उसको ये बात खराब लगती है,
इनडायरेक्टली उसने सेल्फ एस्टीम पे उसको हर्ट किया था दुनिया को, ये बात बोल के कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पॉवर्टी से बाहर निकाल रहा हूँ। तो फिर ल्यूजन कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, तुम मुझे भी मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। अब इतने में जो मदर बैठी है वो भी अपनी लड़की को फेवर करती है दुनिया को कि ये आपकी बहुत गलत फहमी है। इनफैक्ट हम यहाँ पे आए हैं, पीटर्सबर्ग आए हैं आपसे मिलने के लिए, इतनी दूर से आए हैं, तो आपको हमारा एहसान मानना चाहिए। तो अब ये सुनकर ल्यूजन को खराब लगता है कि ये दोनों इस तरह की बातें कर रहे हैं और वहाँ भाई भी है, तो उसको ऐसा लगता है कि सारे मेरे अगेंस्ट हैं। उसे खराब लगता है, वो कहता है कि पहले तो मुझे रश्कोलनिकोव ने एम्बैरस किया था, इंसल्ट किया था, अब यहाँ पे मुझे बुला लिया और मैंने बोला था कि रश्कोलनिकोव को मत बुलाना, लेकिन इन्होंने बुला लिया और मेरी भी इंसल्ट हो रही है। अब इतने में क्या होता है कि रश्कोलनिकोव ये भी बता देता है कि जो स्विड्रिगलॉव है दुनिया, वो तुमसे मिलना चाहता है। अब जैसे ही स्विड्रिगलॉव का नाम सुनता है तो ल्यूजन कहता है कि वो क्यों मिलना चाहता है, वो भी दुनिया से। तो रश्कोलनिकोव कहता है कि अभी ये आपके सामने बात नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता स्विड्रिगलॉव दुनिया से क्यों मिलना चाहता है। तो एक तरीके से फिर ल्यूजन को खराब लगता है। ल्यूजन को लगता है कि मतलब मैं शादी कर रहा हूँ दुनिया से और मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई जा रही है कि वो दुनिया से क्यों मिलना चाहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्विड्रिगलॉव था उसकी वाइफ मार्फा ने ही पूरी की पूरी जो शादी थी उसने ही अरेंज करवाई थी। तो ल्यूजन जानता था कि स्विड्रिगलॉव कौन है और जो बात हुई थी स्विड्रिगलॉव और दुनिया की, तो वो कहता है कि लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। तो वो कहती है दुनिया कि ये क्या बात हुई, मेरी तो गलती ही नहीं थी, ये पूरी की पूरी गलती स्विड्रिगलॉव की थी, तो तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि ये मेरी गलती है, तुम मेरे पे क्यों शक कर रहे हो, तुम ये मत दिखाओ कि तुमने मेरे पे कोई एहसान किया है। तो दुनिया को बहुत खराब लगता है। अगर आपने पार्ट 2 देखा होगा तो आपको याद होगा कि क्या हुआ था इस स्टोरी में, दुनिया की स्टोरी में जो लेटर लिखा था उसकी मदर ने रश्कोलनिकोव 2 महीने बाद जो लेटर लिखा था, वो वाला पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो दुनिया को बहुत ज्यादा ही खराब लगता है। पहला जो पैसे की बात जो उठाई थी ल्यूजन ने, और दूसरा इसने ये वाली बात उठाई कि तुम्हारे बारे में इतनी बातें हैं लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी कर रहा हूँ। तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, और अभी तक उसने ये बात बोली थी रश्कोलनिकोव से कि मैं शादी इसलिए कर रही हूँ कि ये मेरी रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे ये चीज प्रूव हो रही है कि वो रिस्पेक्ट नहीं करता। तो उसको भी खराब लगता है और कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर रही, हम इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं। और जो उसकी मदर है वो भी यही बोलती है कि हाँ, हमें नहीं करनी शादी। अब ल्यूजन को बहुत ज्यादा ही खराब लगता है। अब ये सारे परिवार वाले उल्टा मेरे पे ही ब्लेम कर रहे हैं। वो वहाँ से गुस्से में फिर चला जाता है। अब वो चला जाता है तो रश्कोलनिकोव खुश हुआ, क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं था कि शादी हो। तो उसको बताता है दुनिया को कि स्विड्रिगलॉव तुमसे मिलना चाहता है और 10,000 रूबल तुम्हें देना चाहता है। तो ये बात होती है और रश्कोलनिकोव उठता है, हैट पहनता है और कहता है मैं भी जा रहा हूँ। एकदम से सडन चेंज आया उसके अंदर। तो अब जो दुनिया और मदर है वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो रश्कोलनिकोव, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ बैठो। वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे जाना है, और कहता है हो सकता है ये हमारी आखिरी मीटिंग हो, मैं दोबारा ना मिल पाऊँ तुमसे। अब जैसे ही ये बात बोलता है ये सब घबरा जाते हैं कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है ये, मतलब कुछ खराब होने वाला है तभी ऐसी बातें कर रहा है। तो वो रोकते हैं उसको। तो वो कहता है प्लीज दुनिया मेरी बात समझो। वो कहते हैं रश्कोलनिकोव से कि हम एक ही अपार्टमेंट में रह लेंगे साथ में। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे थोड़ा अकेलेपन की ज़रूरत है और मुझे थोड़े पीस की ज़रूरत है, आप लोग समझो अभी मेरी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मदर पूछती है कि क्या हो गया ऐसा कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, कि क्या दिक्कत है, बताओ हमें। तो वो कहता है कि अभी नहीं पता मुझे, अभी मुझे जाने दो, और हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। उनको डर लग रहा है कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है, और उन्होंने देखा था कि पहले से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो ये कह के निकल जाता है, रुकता नहीं है। वो रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रुकता नहीं है। अब जो रजुमीन है वो बाहर जाता है समझाने की ऐसे कहाँ चल दिए रश्कोलनिकोव, और ये कैसी फालतू की बातें कर रहे हो। अपनी मदर से और सिस्टर से ये बात अच्छी होती है करनी
तो कहता है अभी तुम जाओ, मुझे जाना है, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। और वो चला जाता है और जाते जाते वो रजुमीन से बोलता है कि तुम मेरी माँ और मेरी सिस्टर का ध्यान रखना, मैं तुम पे ही भरोसा कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। तो रश्कोलनिकोव कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम दोबारा मिलेंगे। तो रजुमीन बोलता है कि ये बेकार की बातें मत करो। तो वो चला जाता है और रजुमीन वापस आ जाता है और मदर और सिस्टर को समझाता है कि नहीं नहीं, वो तो दोबारा आपसे मिलेगा, बेकार की बातें कर रहा है, तो आप लोग टेंशन मत लो। तो इस तरीके से थोड़ा उनको बताता है। तो होता क्या है, वहाँ से रश्कोलनिकोव जाता है सोनिया के पास। अब सोनिया को जो दिखाया गया है उसके घर, वो भी रेंट के रूम में रहती है और जो रूम है उसकी हाइट बहुत कम है और रूम को देख के लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन तो उसकी भी अच्छी नहीं है। तो सोनिया उसको देखती है और उस टाइम लाइट नहीं आ रही होती है, तो कैंडल्स वगैरह जल रही होती है। तो बात स्टार्ट होती है। तो पहले तो उसे समझ में नहीं आता कि रश्कोलनिकोव यहाँ क्यों आया है। पहचानती तो थी उसको, तो चेयर देती है कि बैठ जाओ और वो खुद खड़ी रहती है। तो रश्कोलनिकोव कहता है कि तुम भी बैठ जाओ, खड़े क्यों हो। तो फिर वो भी बैठती है, लेकिन उसको थोड़ी अजीब सी घबराहट होती है कि पता नहीं क्यों आया है, क्या बात है। तो रश्कोलनिकोव बोलता है देखो सोनिया, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक रिजेम्बलेंस है। उसको समझ नहीं आता सोनिया को कि क्या रिजेम्बलेंस है। तो वो बताता है कि देखो, कहीं ना कहीं हम दोनों ही गलत ट्रैक पे हैं। सोनिया कहती है कि मैं तो समझी नहीं, मैं कैसे रॉन्ग पाथ पे हूँ। तो रश्कोलनिकोव बताता है कि तुमने कहीं ना कहीं जो ट्रैक चूज किया है उस पे तुमने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है। तो तुम अपने मन से तो नहीं करती जो तुम ये काम करती हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हो तुम। तो सोनिया कहती है कि ये तो मेरी मजबूरी है, नहीं तो घर में जो बच्चे हैं, कैटरीना है, उनको खाना कैसे मिलेगा, मैं तो मजबूरी में कर रही हूँ ये काम। तो वो कहती है भले ही तुम्हें लगता है कि वो रॉन्ग पाथ पे है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर सोनिया पूछती है उससे कि ये तो तुमने मेरे बारे में बताया, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम रॉन्ग पाथ पे हो, तुमने ऐसा क्या कर दिया। तो रश्कोलनिकोव चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। वो कहता है बस एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच रिजेम्बलेंस है। अब सोनिया उसको देख रही है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर और तुम्हारी आंखों में एक दुख देखती हूँ, एक अनहैप्पीनेस देखती हूँ। मुझे पता नहीं है कि वो अनहैप्पीनेस का रीजन क्या है। तो रश्कोलनिकोव बोलता है कि जो तुम मेरे अंदर एक अनहैप्पीनेस देख रही हो वो मुझे तुम्हारे अंदर भी दिखती है। तो सोनिया कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी बातें, तुम मुझे क्लियर बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुमने क्या गलत किया है ऐसा जो तुम मुझे इतना अनहैप्पी दिख रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुमसे गलती हुई है। तो तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है, तुम मुझे क्लियर क्यों नहीं बता रहे हो। तो कहता है मैं तुमसे कल मिलूंगा और तुम्हें कल बात बताऊंगा सारी। इतना कह के वो जो सोनिया है उसके फीट को किस करता है। एक तरीके से वो एक रिस्पेक्ट दे रहा था। ये एक बहुत बड़ा टोकन ऑफ रिस्पेक्ट होता है। अब वो ये देख के घबरा जाती है। सोनिया कहती है कि ये क्या कर रहे हो। उसको समझ में नहीं आता कि रश्कोलनिकोव एज में तो उससे बड़ा है, वो बस 18 साल की ही है और एकदम से उसके पैरों में गिर गया। तो उसको ये समझ में नहीं आता एकदम से। तो उसको लगता है कि एक आदमी उसको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है और ये भी बता रहा है कि मेरे से गलती हुई है, और बता भी नहीं रहा कि गलती क्या हुई है, और बोल रहा है कि कल बताऊंगा आके। और वो वहाँ से फिर चला जाता है। अब होता क्या है कि सोनिया के रूम के बराबर में एक रूम था। वहाँ पे चुपके से सिपिटिग्लोव ये सारी चीजें सुन रहा था, जो कॉन्वर्सेशन हुई उन दोनों के बीच, वो सभी सारी बातें सुन रहा होता है। खैर वो वहाँ से चला जाता है रश्कोलनिकोव। अब जाता है रश्कोलनिकोव पोरफ्राई के पास, डिटेक्टिव पोरफ्राई जो पूरे केस को देख रहा है। तो वहाँ पे वो इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे उसके रिंग और घड़ी लेने के लिए जाना था उसे। लास्ट वीडियो में बताया था, पोरफ्राई ने बोला था कि तुम आ जाना कल अपनी चीजें लेने। अब 11 बजे के आसपास बुलाया था, तो ये नेक्स्ट डे की बात है, अगले दिन की। अब वहाँ भीड़ है और लोग भी आए हुए हैं अपना अपना सामान लेने, क्योंकि सबने अपना कुछ ना कुछ गिरवी रखवाया था उस ओल्ड लेडी के पास। तो ये वेट करता है, काफी देर हो जाती है, उसका नंबर आता है। तो पोरफ्राई जो है उसका केबिन है, एक तरीके से उसका छोटा सा ऑफिस सा था। तो पोरफ्राई उसको अंदर बुला लेता है, केबिन बंद कर लेता है। अब वहाँ पे उस केबिन में पोरफ्राई और रश्कोलनिकोव है। अब पोरफ्राई बात करना शुरू करता है। पोरफ्राई का बिहेवियर बड़ा अजीब सा है।
उसको यही समझ नहीं आता कि कब वो मजाक कर रहा है और कब वो कभी हंसने लगता है, कभी शांत। तो रश्कोलनिकोव को लगता है कि ये कुछ साइकोलॉजिकल ट्रैप करता है, साइकोलॉजिकली फंसाने की कोशिश करता है। अब होता क्या है कि रश्कोलनिकोव को यहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। अब झटका कैसे लगा? जो पॉरफ्राई है वो रश्कोलनिकोव को बताता है कि जब तुम ऊपर गए थे, मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि रश्कोलनिकोव मर्डर के बाद भी ऊपर गया था ओल्ड लेडी के रूम में, और उसने वही प्रोसेस रिपीट किया था। और 2 वर्कमैन भी थे, एक एल्डर था और एक यंगर। तो उसने घंटी बजाई 1 बार 2 बार, तो ये बात पॉरफ्राई को मालूम पड़ जाती है, जबकि रश्कोलनिकोव ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। लेकिन पॉरफ्राई को ये बात मालूम पड़ जाती है, तो वो बताता है कि मुझे मालूम है कि तुम कैसे ऊपर गए थे और तुमने उनसे कैसे बोला कि यहाँ पे तो ब्लड था, ब्लड साफ कर दिया कि नहीं, क्या तुमने 3 बार घंटी बजाई, ये सारा किस्सा मुझे मालूम पड़ गया है। तो अब वो ये सुनकर घबरा जाता है रश्कोलनिकोव कि इसको कैसे मालूम पड़ा, कहीं ना कहीं ये तो मुझ पे नजर रखे हुए है। अब रश्कोलनिकोव को ये भी लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जगह उसको स्ट्रेंजर मिला था रश्कोलनिकोव को, अपने ही घर के बाहर उसके, और स्ट्रेंजर ने उसको बोला था कि तुम ही मर्डरर हो। रश्कोलनिकोव को शक होता है कहीं ना कहीं इसकी ही प्लानिंग तो नहीं थी, कहीं पॉरफ्राई का ही तो बंदा नहीं था वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, वो जिसने मुझसे इस तरह से मर्डरर बोला था। तो उसको डाउट होता है क्योंकि उसको लगता है कि हर तरीके से मुझ पर नजर रखता है, सारी बात इसे पता है। तो अब क्या होता है कि जो इस तरह से घुमा फिरा के बातें कर रहा है पॉरफ्राई कि याद करो तुमने ये देखा, तुमने ये किया, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तो वो इरिटेट हो जाता है रश्कोलनिकोव। वो डायरेक्टली बोल देता है, वो कहता है कि देखो तुम्हारे पास अगर एविडेंस है तो मुझे तुम पकड़ के जेल में डाल दो, अगर मर्डर मैंने किया है तो एविडेंस लेकर आओ, बट ये मेरे से चूहे बिल्ली का गेम मत खेलो। तो पॉरफ्राई हंसने लग जाता है, वो कहता है कि मैं तो तुमसे कह ही नहीं रहा, ये बातें तुम खुद ही एज्यूम करे जा रहे हो, मैं तो बस बात कर रहा हूँ। और पॉरफ्राई बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ये बात क्यों बताई, वर्कमैन वाली। कुछ साल पहले एक केस था जहाँ पे मैंने देखा था कि एक आदमी था, उसने मर्डर किया नहीं था, लेकिन ऐसा बिलीव हो गया था, इल्यूजन हो गया था कि मर्डर उसने ही किया है। खुद ही कोर्ट में फैक्ट दे रहा है कि देखो मैंने मर्डर किया है, लेकिन बाद में पता चला मर्डर उसने नहीं किया था। ऐसे कई बार धोखे हो जाते हैं, लोगों को इल्यूजन हो जाते हैं। अब फिर क्या है, वो दोबारा साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है। तो उसको समझ में नहीं आता रश्कोलनिकोव की कि क्या रियलिटी है और क्या सच है और क्या झूठ है, वो समझ नहीं पा रहा। बार बार पॉरफ्राई कंफ्यूज कर रहा है उसे, इसलिए वो फिर से इरिटेट हो जाता है, गुस्से में है, बहुत ज्यादा ही इरिटेट हो जाता है। तुम या तो मुझे पकड़ लो, जेल में डाल दो अगर तुम्हारे पास एविडेंस हो तो, या तो फिर मुझे तुम जाने दो, मेरे को मेरा सामान दो, इस तरीके से चूहे बिल्ली का गेम मत खेलो, मुझे परेशान मत करो, वैसे ही ऑलरेडी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो, दिस इज नॉट राइट। तो अब क्या होता है कि पॉरफ्राई बोलता है कि जाना चाहते हो तो चले जाओ। सामने एक रूम था, वो कहता है इसके अंदर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और मैंने लॉक करके रखा है और उस लॉक की चाबी मेरे पास है। तो रश्कोलनिकोव को लगता है फिर दोबारा कोई गेम खेल रहा है। वो कहता है ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है, ये तुम ड्रामेबाजी कर रहे हो मेरे साथ दोबारा, कि मैं यहाँ बैठा रहूं फिर तुम गेम खेलते रहो और मुझे परेशान करते रहो। तो वो कहता है नहीं, एक है यहाँ पे सरप्राइज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा। तो फिर वो कहता है बताओ क्या है सरप्राइज। अब इतने में वो बताने वाला होता ही है, लेकिन बाहर से ना फिर आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, बहुत तेज। ऐसा लग रहा है जैसे 4-5 लोग उसके रूम की तरफ आ रहे हैं। पॉरफ्राई भी देखता है कि ये कौन आ रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, पता नहीं कौन है। रश्कोलनिकोव भी वेट कर रहा है और पॉरफ्राई भी सोच रहा है आवाज कहाँ से आ रही है। फिर एकदम से दरवाजा खुलता है और अंदर एंट्री होती है। 3-4 लोग होते हैं, पुलिसमैन, और निकोले को लेकर आए हुए होते हैं। निकोले वो पेंटर जिसको पकड़ा था, जिस पे शक था। तो पुलिस ने उस टाइम पे निकोले को पकड़ रखा था और हमने पहले देखा भी था कि पता चल गया कि निकोले इनोसेंट है, लेकिन अब कहानी कुछ और है। तो पॉरफ्राई कहता है कि इसे क्यों लेकर आए हो, कल तो प्रूफ हो गया था कि ये इनोसेंट है। तो वो कहते हैं कि नहीं सर, अब इसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मर्डर इसने ही किया है। पॉरफ्राई कहता है कि कल तो प्रूफ हुआ था कि ये इनोसेंट है, एक दिन पहले, अब ये कह रहा है कि ये मर्डर इसने ही किया है, ये क्या चक्कर है। अब निकोले से पूछता है पॉरफ्राई कि सही में तुमने ही किया है निकोले।
तो कहता है कि हाँ सर मैंने ही मर्डर किया है। दोबारा पूछता है मतलब तुम सही हालात में हो? तो वो कहता है कि हाँ सर मैंने ही मर्डर किया है। अब पॉल फ्राई एकदम से मुड़ता है रस्कोल्निकोव की तरफ। वो कहता है कि अरे यार सॉरी कंफ्यूजन हो गया, देखो अब तो इनने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब टेंशन की बात ही नहीं है, बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम पे शक किया, तुम्हें परेशान किया। तो वो उसको उसकी घड़ी और रिंग दे देता है कि ले जाओ अब आराम से जाओ, अब कोई टेंशन नहीं है, अब तो पता चल ही गया है कि मर्डर किसने किया है। और रस्कोल्निकोव फिर बाहर आ जाता है रूम से अपना सामान लेकर। अब वो जा रहा है घर की तरफ, मतलब उसके जो घर है उससे निकलता हुआ जा रहा है और अंदर ही अंदर सोच रहा है कि पता नहीं सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि अब उसके अंदर भी कंफ्यूजन आ गया है कि निकोले ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, बल्कि मर्डर तो मैंने किया है। अब उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि कहीं कोई और चक्कर तो नहीं है। उसको अपनी ही चीजों पर बिलीव नहीं हो रहा, अब अपनी ही सोच पे बिलीव नहीं कर पा रहा। वो कंफ्यूज होता हुआ रस्कोल्निकोव अपने रूम में वापस आ चुका है। वो पॉल फ्राई के पास गया था, वहाँ से वापस आकर अपने रूम में बैठ जाता है और काफी स्ट्रेस्ड में है। स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि निकोले ने मर्डर एक्सेप्ट कैसे कर लिया, जबकि मर्डर तो उसने ही किया है, एविडेंस तो उसके पास है ही नहीं, फिर भी कोई आता है और क्राइम एक्सेप्ट कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। और फिर क्या होता है, वो जो स्ट्रेंजर मिला था और जो कह रहा था कि तुम मर्डर हो, आज वही स्ट्रेंजर रस्कोल्निकोव के रूम में आता है। रस्कोल्निकोव पूछता है तुम अचानक कैसे आ गए, तुम थे कौन? उस दिन तुमने मुझे बताया नहीं तुम हो कौन, मैं तुम्हारे पीछे पीछे गया था। तो वो बोलता है स्ट्रेजन की मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। फिर वो बताता है कि जब रस्कोल्निकोव मर्डर के बाद दोबारा उस घर में गया था ओल्ड लेडी के पास, उसने 3 बार बेल बजाई और बोला था कि यहाँ खून था, क्या तुमने साफ कर दिया? ये सब उसने देखा और सुना था। नीचे जब भीड़ इकट्ठा हुई थी, लोग बोल रहे थे कि इस आदमी को पुलिस के हवाले कर दो, तो उस भीड़ में वो भी था। वो बताता है कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था क्योंकि उसे लगा रस्कोल्निकोव ने ही मर्डर किया है। बाद में जब उसने सब कुछ समझा तो उसे गिल्टी फील हुआ स्ट्रेंजर को। वो बोलता है कि पॉल फ्राई ने उसे एक रूम में बंद करके रखा था और वो वहाँ से सब कुछ सुन रहा था। तब उसे रियलाइज हुआ कि रस्कोल्निकोव के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, इसलिए अब वो रस्कोल्निकोव से माफी मांगने के लिए आया था। तो रस्कोल्निकोव उसे माफ कर देता है, लेकिन अब भी रस्कोल्निकोव के मन में डाउट है कि कहीं ये सब पॉल फ्राई का ही तो गेम नहीं है, पॉल फ्राई ने ही इसको भेजा हो। अब कहानी थोड़ी और आगे जाती है। रस्कोल्निकोव को जाना था मार्विदालोव के फनल में। अब फ्यूनरल में ये पहुंच नहीं पाता है, थोड़ा लेट पहुंचता है, लेकिन उससे पहले राइटर दोस्तोयेव्स्की ने बहुत कुछ दिखाया है फ्यूनरल में कि फ्यूनरल के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या अरेंजमेंट थे वहाँ पे। इससे बहुत कुछ मालूम पड़ता है। अब वहाँ पे कुछ मील रखी थी, तो वहाँ जो कैटरीना है मार्विदालोव की वाइफ, वो सारा अरेंजमेंट देख रही है पूरा का पूरा। अभी कैटरीना के बारे में भी काफी कुछ मालूम पड़ता है कि कैटरीना के साथ क्या था, कि कैटरीना वैसे बहुत चीयरफुल है, खुश रहने वाली बंदी है, बहुत काइंड है और काफी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। पहले के पार्ट में मैंने कैटरीना की स्टोरी बताई थी कि वो बड़े ही वेल्दी फैमिली से थी। अब वेल्दी फैमिली से थी तो उसके अंदर एक प्राइड भी थी, उसकी अपब्रिंगिंग काफी अच्छी उसमें हुई थी। तो वो सोचती है कि आफ्टर फ्यूनरल सब सही हो, तो उसे लगता है कि कोई कमी ना हो, बस अपनी प्राइड मेंटेन रखने के लिए सब कुछ अच्छे से करती है। काफी पैसे वैसे थे तो वो खर्च करती है। रस्कोल्निकोव ने उसकी मदद भी की थी। तो अब हुआ क्या है, उसने बुलाया था बहुत लोगों को, हर तरीके के बंदों को बुलाया था जिनका अच्छा खासा फाइनेंशियल स्टेटस है। उसके जो फादर थे वो काफी अच्छी पोस्ट पर थे, कर्नल थे, तो रिलेशन अच्छे थे उनके। तो उसने सारे बड़े बड़े लोगों को बुलाया था और जो नॉर्मल थे उनको भी बुलाया था। अब हुआ क्या, वहाँ पे जहाँ फ्यूनरल था वहाँ लोग पहुँचे ही नहीं थे। जो बड़े ही पैसे वाले लोग थे वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा था, जिनसे एक्सपेक्टेड नहीं था वो पहुँच गए। बहुत ही कम लोग पहुँचे, हार्डली शायद 4-5 लोग पहुँचे थे। लेकिन जब ये बात मील की आ रही है, फ्यूनरल के बाद जो खाने का सिस्टम था वहाँ पे लोग पहुँच गए, लेकिन उसमें भी ज्यादा लोग नहीं पहुँचे। ज्यादातर लोग वहाँ पे वही पहुँचे थे जिनका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं था। जिस बिल्डिंग में रहती थी कैटरीना, उसके सारे किराएदार पहुँच जाते हैं। तो वो सोचती है कि रिस्पेक्टेड लोग तो आए नहीं और ना ज्यादा फ्यूनरल के टाइम पे आए लोग, और खाना खाने के लिए सारे आ गए।
अब होता क्या है, इस चीज को लेके वो पहले से ही अपसेट थी और गुस्सा उसको आता है अपनी मकान मालकिन पे। और मकान मालकिन का नाम था इमीलिया, क्योंकि उसने बोला था कि सभी लोगों को इनवाइट तुम करोगी। तो लगता है कि इमीलिया ने ठीक से इनविटेशन ही नहीं दिया था, तो गलती इमीलिया की है। तो उसको अंदर ही अंदर एक गुस्सा सा आ रहा है, लेकिन जो वहाँ पे लोग आए हैं उनको भी अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा उसको, तो वो करती है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी बिल्डिंग में एक लेडी और उसकी डॉटर अभी कुछ टाइम पहले रहने आई हैं और वो बहुत ज्यादा ऐसे दिखाते हैं कि लाइक हम अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखते हैं। तो बहुत बार कैटरीना ने उससे बोलने की कोशिश करी है, लेकिन उसने उसको बहुत बार अवॉइड किया है। लेकिन फिर भी कैटरीना ने उनको इन्विटेशन दिया आने का, लेकिन वो फिर भी नहीं आई। तो वहाँ पे काफी लोग आ गए थे मील के लिए। तो वो सबको बताती है कि मैं भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, बहुत वेल्दी फैमिली से हूँ, खुद ही बताती रहती है बार बार। और वो लेडी इसलिए भी नहीं आई थी क्योंकि वो सोनिया को पसंद नहीं करती थी। तो जब उसको ये बात मालूम पड़ती है तो उसको बड़ा खराब लगता है कैटरीना को कि वो समझती क्या है लेडी अपने आप को, क्या समझती है वो। लेकिन अब होता क्या है, वो अपने पास्ट को भूल ही नहीं होती है कि वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है। और इनफैक्ट वो वहाँ पे ये भी बताती है इल्यूजन के बारे में कि इल्यूजन पैसे वाला बंदा है, वो वेल्दी लोगों में बड़ा फेमस है। तो बताती है कि जो इल्यूजन है वो मेरे फादर के पास आते थे, कनेक्शन है हमारे फादर के। एक तरीके से दिखा रही है कि सोसाइटी में जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे मेरा बहुत अच्छे कनेक्शन है। मैंने इल्यूजन को भी बुलाया है, इल्यूजन आएगा देखना आप लोग, ताकि लोगों को लगे कि हम भी कोई छोटे फंक्शन में नहीं आए हैं। अब इतने में सोनिया आ जाती है और रश्कोलनिकोव भी आ जाता है। अब रश्कोलनिकोव फ्यूनरल में आ नहीं पाया था, लेकिन वो आते ही सॉरी बोलता है कि मेरे से गलती हो गई, मैं फ्यूनरल में नहीं आ पाया, क्योंकि पोरफ्राई के पास था वो। तो बाकी लोग जो आए हैं उन्होंने कोई गलती नहीं मांगी, डायरेक्ट खाना स्टार्ट कर दिया। वो गलती मान रहा है और इनफैक्ट उसने खाना भी नहीं खाया था, तो वो खाने के लिए नहीं आया बाकी लोगों की तरह। ऐसा लग रहा था कि बाकी लोग सिर्फ खाना खाने के लिए ही आए हैं। तो वहाँ पे फिर रश्कोलनिकोव है, सोनिया है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब सोनिया वहाँ आ गई है, तो वहाँ पे जो लोग हैं उनमें बातें स्टार्ट होती हैं। सोनिया के काम के लिए तो बातें बननी स्टार्ट हो जाती हैं। अब कैटरीना इस चीज को नोटिस करती है। सोनिया तो छोटी है, 18 साल की है, उसको तो इतनी समझ नहीं है, लेकिन कैटरीना को समझ आ रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है। अब इतनी देर में उसे और गुस्सा आता है। अब क्या होता है कि एक प्लेट होती है और उसमें एक ब्रेड होता है, उसमें हार्ट की शेप बनी थी। तो कोई आके सोनिया को दे जाता है उस चीज को। तो किसी ने ये शरारत की थी, तो फिर मजाक उड़ा दिया गया किसी ने इस चीज को लेकर। ये जो हुआ सिंबॉलिक एक्शन, कैटरीना को और गुस्सा आता है लोगों पे। तो वो कहती है कि जिस आदमी ने ये बदतमीजी की है वो ड्रंकर्ड है, बहुत उसने अल्कोहल पी रखी है जो ऐसा काम कर रहा है। वो नॉर्मल स्टेट में कोई आदमी होगा तो ये बदतमीजी करेगा नहीं। अब वहाँ पे मील थी, तो वहाँ ड्रिंक वगैरह भी सर्व हो रही थी, वोडका वगैरह। वहाँ पे सब लोग पीते हैं रशिया में। तो वहाँ पे एक बंदा बैठा है, वो ड्रिंक कर रहा है। उसे लगा कि इसने मेरे पे कमेंट करा है, तो वो कह देता है एकदम से कैटरीना को कि तुम कह रही हो कि ये ड्रंक नहीं किया है, ये जो तुम्हारा पति था मार्वेदलोव, ये खुद भी तो ड्रंकर्ड था। अब उसे ये सुनकर और गुस्सा आ गया कैटरीना को। वो कहती है वो जैसा भी था उसने एंड टाइम तक उसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा। अब ना आप देखेंगे कि वो सपोर्ट कर रही है एकदम से। उसे गुस्सा आ रहा है। वो कहती है भले ही उसको लोग घर छोड़ कर गए हैं, उसे होश नहीं था, पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी जेब में हमेशा टॉफियां मिलती थी। बच्चों का ध्यान रखता था वो। खुद 3-4 दिन सड़क पर सोया है वो बिना खाना खाए, लेकिन फिर भी बच्चों का ध्यान था। हमने देखा था कि उसकी जेब में टॉफियां भरी हुई थी उस कंडीशन में भी, जब उसे लोग छोड़ कर गए थे। तो ये बातें ना बनाओ, फैमिली पे ध्यान दिया है, प्यार करता था बच्चों से, सबसे। अब वो डिफेंड कर रही है, आवाज उसकी तेज हो जाती है। लोगों को भी लगता है कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। अब सोनिया भी देख रही है, सोनिया को भी लग रहा है कि अभी यहाँ पे बवाल ना हो जाए। वो चाहती है कि शांति से मैटर खत्म, क्योंकि क्या था कैटरीना के बारे में उन्हें पता है। कैटरीना वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन जरा सा ट्रिगर मिल जाए तो वो बहुत गुस्सा करती है। और ऑब्वियसली उसकी किस्मत तो अच्छी रही नहीं है शादी के बाद, तो जरा सा क्या होता था, ट्रिगर मिल जाए ना, कोई परेशानी आ जाए तो एकदम से गुस्सा आ जाता था। फिर नहीं देखती थी कि वो कौन है सामने, फिर वो पूरे गुस्से में आ जाती है।
फिर वो अपने आप को भी ब्लेम करेगी और जो सामने है उसे भी सही कर देती है। अब क्या होता है, इतने में वहाँ पे कोई कमेंट कर देता है कि अरे आपको तो इतना गुस्सा आता है कि हमने तो सुना है आप अपने पति के बाल खींचती थी। गुस्से में उसने कई बार ऐसा किया था, अब वहाँ पे कोई ऐसे कमेंट कर रहा है, अब फिर उसे दोबारा गुस्सा आ जाता है। तो वो कहती है कि लोग कितने बेकार हैं कि कोई आदमी मर जाता है तो लोग उसको भी नहीं छोड़ते। तो वो कहती है कि ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, उन लोगों के बाल भी मैं अभी खींच सकती हूँ। तो अब ये जिसने बोला है वो चुप हो जाता है। तो कैसे न कैसे करके मामला शांत होता है, चुप हो जाते हैं सारे। अब होता क्या है, ये मामला शांत हुआ, इतने में फिर मैटर आ जाता है कैटरीना के बीच और जो मकान मालकिन थी उनके बीच, एमिलिया। उन दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। अब इनके बीच में झगड़ा होता कैसे है, तो एमिलिया के ऊपर तो कैटरीना को पहले से ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसकी वजह से फ्यूनरल में ज्यादा लोग नहीं आए। इसने इनविटेशन अच्छे से नहीं दिया था लोगों को, एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं करा। वो पहले ही गुस्सा है इस चीज को लेकर। अब हुआ क्या था, वहाँ पे कैटरीना ने बोला था कि जब पूरा हो जाएगा ना फ्यूनरल वगैरह का काम तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और हम ना अपना एक बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे। वहाँ पे सोनिया भी काम करेगी, मैं भी काम करूंगी और बच्चे वगैरह सबको वहाँ पे लगा दूंगी, हम सब वहाँ जाके सेट होंगे। तो वो ना वहाँ पे ऐसे बात कर रही थी। अब एमिलिया ने वहाँ पे कह दिया था कि हाँ बोर्डिंग स्कूल खोलोगी वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे ना कोई साफ सफाई के लिए कोई इंसान रख लेना, ठीक ठाक से कपड़े साफ हो जाए ताकि। तो कैटरीना को ऐसा लगता है कि इसने कमेंट कर दिया मेरे पे कि इतने पैसे नहीं हैं कि वहाँ पे साफ सफाई के लिए स्टाफ रख ले। वो उल्टा ले जाती है बात को। अब उसने बोली किस लहजे में थी ये नहीं पता, लेकिन एमिलिया ने ये बात बोली थी कि बोर्डिंग स्कूल खोलोगी वो तो ठीक है, लेकिन साफ सफाई के लिए भी रख लेना स्टाफ। तो वो कहती है मैं तो बोर्डिंग स्कूल की मालकिन हूँ, मैं तो साफ सफाई करूंगी नहीं और मुझे पता है इसके लिए मुझे स्टाफ रखना है। तो उसे लगता है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटस पे कमेंट कर रही है। वो बोलती है एमिलिया को, तो वो गुस्से में बोलती है और उसने भी थोड़ा सरकास्टिक टोन में बोला है। वो क्या है, बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आदमी की टोन। अगर आप अच्छी बात भी बोलें, अगर टोन खराब हो तो आदमी अदरवाइज ले जाता है। तो उसकी टोन खराब थी। अब पब्लिकली उसने बात बोल दी, उसको लगा ये एमिलिया मेरी बेइज्जती कर रही है और एमिलिया ये भी बोल देती है कि तुमने ना किराया नहीं दिया है बहुत टाइम से। उसका फिर दिमाग खराब हो जाता है। तो वो कहती है कि मैं आज ही मकान खाली कर रही हूँ, पकड़ो तुम अपना किराया, और मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी तुम्हें ठीक कर दूं। तो अब उसे गुस्सा आ गया। तो एमिलिया को भी गुस्सा आ जाता है ये सुनकर। तो अब वो मकान मालकिन है, उसका अपना ईगो है। वो कहती है कि तुम मेरे डैड को नहीं जानती, मेरे डैड ये है, मेरे डैड वो हैं। अब एमिलिया जर्मनी से थी, तो कहती है कैटरीना की मैं कौन सा ऐसी वैसी फैमिली से हूँ, मेरे डैड भी कर्नल हैं और मैं बहुत वेल्दी फैमिली से हूँ, मुझे ल्यूजन भी जानता है। तो अपने अपने पापा को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई होना शुरू हो जाती है। कैटरीना बोल देती है कि मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे डैड वगैरह ऐसा कुछ है ही नहीं, फालतू की बातें कर रही हो तुम पब्लिक के आगे। और वो कहती है मेरे पास तो सर्टिफिकेट भी है मेरे पापा का, कर्नल है मेरे पापा। कैटरीना कहती है, तो वो लेकर आती है और दिखाती है कि देखो मेरे डैड का सर्टिफिकेट, सबको दिखाती है। तो पब्लिक तो देख ही रही है, उनको मजा आ रहा है, हाँ हाँ करते हैं। तो पता चलता है कि हाँ सच में एक नोबल फैमिली से है। तो एमिलिया को बोलती है कि तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम्हारा तो पता ही नहीं है, तुम तो रशिया की हो ही नहीं, तुम तो जर्मनी से हो। मालूम पड़ता है कि कुछ है नहीं वहाँ पे। अब उसे गुस्सा आ जाता है। एमिलिया कहती है कि अभी जाके मेरा घर तुम खाली करो, तुम्हारे जैसे लोगों को मैंने अपने घर में रखा। अब वो फिर वहाँ कमेंट कर देती है सोनिया पे। तो कहती है कि सोनिया के पास तो येलो सर्टिफिकेट है, येलो सर्टिफिकेट दिया जाता था। तो इनडायरेक्टली उसने कमेंट कर दिया। फिर कैटरीना को फिर गुस्सा आ जाता है कैटरीना को कि मेरी लड़की के बारे में इसने ऐसा बोल दिया। तो वो कहती है कि अभी बताती हूँ इसको। तो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है। अब मारपीट होने ही वाली थी, इतने में वहाँ ल्यूजन आ जाता है। ल्यूजन को बुलाया गया था। अब जो अटेंशन है वो ल्यूजन की तरफ हो जाती है। फिर जब वो वहाँ आता है तो कैटरीना सबके सामने पूछती है कि तुम मेरे फादर को जानते हो ना, तुम जानते हो मैं किस नोबल फैमिली से हूँ, बताओ जरा इनको। वो बहुत कॉन्फिडेंस पब्लिकली कहती है, लेकिन ल्यूजन पब्लिकली तभी सबके सामने फ्लैटली डिनाई कर देता है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता तुम्हें, ना मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ, ना तुम्हारा कोई रिच बैकग्राउंड है, तुम सिर्फ अटेंशन के लिए कहानी बना रही हो। और सबके सामने कैटरीना को झूठा बना देता है।
और कैटरीना के लिए ये काफी इंसल्टिंग था। अब क्या होता है कि जो ल्यूजन है एक अलग तरीके का केस क्रिएट करता है। वो आके वहाँ बोलता है सबको कि मैं यहाँ पे जो आया हूँ उसका जो प्राइम पर्पस है वो ये है कि जो सोनिया ने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। और वो गलती क्या थी? वो कहता है कि सोनिया ने चोरी करी है और चोरी करना क्राइम है, और कहता है इसने 100 रूबल का नोट चुराया है। अब हुआ क्या था, ल्यूजन ने सोनिया को बुलाया था और जब उसको मालूम पड़ा था कि घर की हालत ऐसी है तो उसने बुलाया था और उसने सोनिया को सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ मैं बहुत काइंड हूँ, उसने उसको 3 रूबल का नोट दिया था। तो वो बताता है ये बात ये समझ के कि मैं इसकी फैमिली की हेल्प कर रहा हूँ। फादर की डेथ हो गई है लेकिन मुझे क्या पता था कि इसने 100 रूबल का नोट भी उठा लिया है। तो वो कहता है कि मैंने पैसे रखे थे टेबल पे, उसमें 100 रूबल कम निकले तो ये इसने चुरा लिए हैं सोनिया ने। अब कैटरीना को ये बात पता चलती है कि सोनिया के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, चोर साबित करने की कोशिश कर रहा है ये। तो उसे और गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लड़की को चोर कहने की। वो कहती है ये सब कुछ दांव पर लगा सकती है लेकिन चोरी नहीं कर सकती, ये तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो एक्सप्लेन करती है सोनिया के बारे में। तो उन दोनों में ऐसे ही बहस चलती है। सोनिया चोर नहीं हो सकती, उसने हमेशा हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है वगैरह वगैरह। तो अब होता क्या है, वो भी अगेंस्ट है एमिलिया, क्योंकि लड़ाई तो हुई ही है। तो कहती है कि हाँ सोनिया जो है वो चोरी कर सकती है। अब ल्यूजन को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि देखो मकान मालकिन खुद ही ऐसे कह रही है, मकान मालकिन को तो पता ही होता है कि कैसा है ये इंसान। एक काम कर लेते हैं, तलाशी कर लेते हैं सोनिया की, वो बोलता है सबको। अब वहाँ पे भीड़ खड़ी है, पब्लिक भी तमाशा देखती है। वो बार बार बोल रहा है अगर आपको लगता है इसने चोरी नहीं करी है तो तलाशी ले लेते हैं। अब वो भी बोलती है कैटरीना कि तुमसे मिलने के बाद ये सीधा यहीं आई है, जितना तुम ये बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी अभी प्रूव हो जाएगा। और याद रखना ल्यूजन, अगर जो तुम बोल रहे हो, जो कि मुझे पता है तुम 100% झूठ बोल रहे हो, ये प्रूव हुआ ना तो शक्ल मत दिखाना दोबारा अपनी, उल्टा तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर दूंगी मैं। अब ल्यूजन को बहुत कॉन्फिडेंस है, वो कहता है मैं तो पुलिस को खुद ही बुला लेता हूँ। तो वहाँ पे सोनिया की तलाशी ली जाती है, एमिलिया को ये काम सौंप देता है। अब एमिलिया वैसे ही चिड़ी हुई है तो खुशी खुशी जाती है। तो जो उसकी जेब है सोनिया की ड्रेस की वो चेक करती है तो उसमें से 100 रूबल का नोट निकल जाता है। अब ल्यूजन की आंखों में चमक है, पब्लिक देख रही है कि ल्यूजन तो सही कह रहा था, इससे तो प्रूव हो गया कि सोनिया ने चोरी की है। ल्यूजन हंसता है कि मैं तो पहले ही कह रहा था। तो फिर यही बातें होती हैं कि प्रूफ हो गया। अब सोनिया कुछ बोल नहीं रही है, चुपचाप खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कैटरीना अब भी मानने को तैयार नहीं है, कहती है ये तो सब झूठ है, ये दुनिया ही झूठी है, मक्कार हैं लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो साजिश रची गई है। फिर वो रोना शुरू कर देती है। अब जो बच्चे थे वो सारे आके सोनिया से चिपक जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तो सब रो रहे हैं, बच्चे, सोनिया, कैटरीना। तो कैटरीना कहती है कि कैसा टाइम आ गया हमारा, बताओ इतनी गरीबी, बच्चों पे खाने के लिए खाना नहीं है, अभी मेरे पति की डेथ हुई है और आप लोग क्या चाहते हो, सड़क पर आ जाऊं मैं, ये चाहते हो आप लोग, ये चाहते हो कि हम जीना छोड़ दें, आप चाहते हो कि पुलिस में कंप्लेन हो, क्योंकि ल्यूजन कह रहा था कि पुलिस को बुलाऊंगा। तो फिर यहाँ पे एक और सीन क्रिएट हो जाता है क्योंकि कैटरीना के इमोशन पर कंट्रोल नहीं था। तो फिर ल्यूजन देखता है तो कहता है अच्छा चलो अब शांत हो जाओ, इतना भी इमोशनल मत हो, कोई बात नहीं, मुझे तो बस ये प्रूफ करना था कि इसने चोरी करी है और ये प्रूफ हो गया, ठीक है मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। 100 रूबल मुझे मेरे मिल गए हैं और मैंने ये प्रूफ कर दिया कि गलती मेरी नहीं थी, गलती आपकी ही लड़की की थी, आप तो बड़ी साइड ले रही थी ना इसकी। और आगे से ध्यान रखना, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो अगली बार आप जेल जाओगे क्योंकि चोरी कर रहे हो आप, इस बार मैं छोड़ देता हूँ आपको। वो सोनिया को इनडायरेक्टली चोर प्रूफ कर देता है। तभी लोगों को लगता है कि ल्यूजन बड़ा दयावान है। उस टाइम पे 100 रूबल बहुत ज्यादा होते थे, बहुत बड़ा अमाउंट था रशिया में। तो इतने में क्या होता है, ल्यूजन खुश है। लेकिन वहाँ पे जो मील हो रही थी वहाँ पे एक बंदे की होती है एंट्री और उस बंदे का नाम था लेवेजनिकोव। अभी लेवेजनिकोव कौन है? मैंने बताया था कि ल्यूजन पीटर्सबर्ग में रेंट पे रहने आया था, मकान में भी शिफ्ट नहीं हुआ था, टेम्परेरी वो किराए के मकान में रह रहा था। उसका रूम पार्टनर था लेवेजनिकोव। अब लेवेजनिकोव यंग है, रश्कोलनिकोव जितना है, प्रोग्रेसिव थिंकर है, एडवांस थिंकिंग रखता है। तो ये जो लेवेजनिकोव है ये बंदा ठीक है, ये एंट्री करता है
वहाँ जहाँ पूरा मील पूरा ऑर्गेनाइज हुआ था, ग्राउंड सा है समझ लीजिए। तो वो बोलता है कि कितनी बेशर्मी की बात है ये। अब ल्यूजन देख रहा है और वो कह रहा है कि क्या बात है, किसने कर दी बेशर्मी। तो लेवेज़निकोव कहता है कि ल्यूजन तुमने करी है बेशर्मी। इतनी मक्कारी हो सकती है एक आदमी के अंदर, तुम इतने मक्कार हो, इतने ब्रूटल हो। अब ल्यूजन को गुस्सा आ रहा है, कह रहा है कि तुम अल्कोहलिक हो, बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो। तो वो कहता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ तुमने क्या मक्कारी करी है, और तुम ये भी जानते हो कि तुमने क्या मक्कारी करी है। अब वो कहता है मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। अब वो कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा कि तुमने क्या करा है। अब ल्यूजन घबरा जाता है कि ये क्या कह रहा है। अब रश्कोलनिकोव भी है वहाँ पे। अभी तक वो देख रहा है, सिर्फ ल्यूजन की आंखों को रीड करने की कोशिश कर रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। अब जब लेवेज़निकोव भी आ गया तो वो थोड़ा सा अलर्ट हो गया। रश्कोलनिकोव फिर पूछता है एक तरीके से कि पूरी कहानी क्लियर करो, है क्या बात। तो लेवेज़निकोव बताता है कि ये जो ल्यूजन है ये बहुत मक्कार है, इसने 100 रूबल का नोट खुद ही चालाकी से सोनिया की जेब में रखा है। पब्लिक वहाँ देखकर हैरान हो जाती है कि क्या बात हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। ल्यूजन कहता है ये झूठ बोल रहे हैं, लेवेज़निकोव ये मेरे से चिढ़ता है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, ये मेरे पैसों से चिढ़ता है। लेवेज़निकोव कहता है मैं बताता हूँ। फिर वो पूरी बात क्लियर करता है कि सोनिया को तुमने बुलाया था, तुमने 3 रूबल का नोट दिया था। तब मुझे लगा कि ठीक है, तुम एक काइंड बंदे हो, तुम उसकी हेल्प कर रहे हो, तुम पैसे दे रहे हो। और उस टाइम पे मैंने देखा कि राइट हैंड में तुमने 100 रूबल का नोट पकड़ा हुआ था, वो तुमने चुपके से लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर कर दिया और चुपके से तुमने सोनिया की जेब में डाल दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि तुम चैरिटी कर रहे हो, एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हो 100 रूबल का नोट देकर, लेकिन बिना बताए कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, बिना बताए मदद करते हैं। मुझे ऐसा लगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम साजिश रच रहे हो उसको बदनाम करने की। अब मुझे समझ में आया कि तुमने 100 रूबल का नोट क्यों रखा था वहाँ पे। अब जैसे ही ये बात सामने आती है तो पब्लिक फिर बातें बनाना स्टार्ट कर देती है ल्यूजन के बारे में। थोड़ी देर पहले वो सोनिया के बारे में बात कर रही थी, अब ल्यूजन के बारे में बातें कर रही है। अब क्या हुआ, ल्यूजन मानने को तैयार ही नहीं है, जबरदस्ती मेरे पे इल्जाम लग रहा है। अब इतने में लेवेज़निकोव को सपोर्ट करने आ जाता है रश्कोलनिकोव। रश्कोलनिकोव कहता है लेवेज़निकोव तुम ठीक कह रहे हो, ये ल्यूजन मक्कार आदमी है। अब मैं बताता हूँ इसकी मेन इंटेंशन। और पब्लिक वहाँ सुन रही है, तो पब्लिक कहती है हाँ बताओ बताओ क्या है इसकी मेन इंटेंशन। तो रश्कोलनिकोव इसकी पूरी कहानी बताता है। रश्कोलनिकोव कहता है देखो ऐसा है ल्यूजन ने लेटर लिखा था रश्कोलनिकोव की मदर को। वो बताता है कि मेरी मदर को लेटर लिखा इसने, और सोनिया के बारे में इसने काफी खराब लिखा था, उसके कैरेक्टर पर क्वेश्चन उठाया था। और ये लेटर उसने मेरी मदर और दुनिया को लिखा था, और ये भी लिखा था कि मैंने जो पैसे दिए थे वो सोनिया को दिए थे। जबकि रश्कोलनिकोव बताता है कि मार्विदालोव की डेथ के बाद सोनिया को नहीं दिए थे, वो उसने कैटरीना को दिए थे, लेकिन इसने लेटर में लिख दिया कि सोनिया को दिए। इस सोनिया से मेरा कुछ कनेक्शन ऐड कर रहा था, और इसने ये भी लिख दिया कि जो पैसे हैं वो आपकी कमाई के पैसे हैं। मतलब रश्कोलनिकोव की मदर को पेंशन आती थी। वो कहता है कि मदर की जो पेंशन है वो देखो कैसे रश्कोलनिकोव इधर उधर उड़ा रहा है, और कनेक्शन ऐड कर दिया सोनिया से, और सोनिया के कैरेक्टर पर क्वेश्चन कर दिया। तो अब समझ रहे हो कि कैसे लिंक कर रहा है वो। तो रश्कोलनिकोव बताता है कि ना इसकी बदनाम करने की ट्रिक थी, ताकि मेरी सिस्टर और मदर से दूर कर दे, क्योंकि मैं इसे लाइक नहीं करता, तो ये मुझे मदर और सिस्टर से दूर करना चाहता था और ये शादी कर ले। और ल्यूजन ने लेटर में ये भी लिखा था कि तुम कभी अपने सिस्टर को सोनिया के साथ बिठाना पसंद करोगे। तो रश्कोलनिकोव कहता है कि मैंने तो बिठाया भी है, जब वो मिलने आई थी उसके रूम में, जब इनविटेशन देने आई थी फ्यूनरल का, मील में आने का, तो मैं ऐसा नहीं समझता तुम्हारे जैसा। तो कहता है कि ल्यूजन बहुत ही गिरा हुआ आदमी है, मुझे बदनाम कर रहा है, उल्टा सीधा झूठ बोल रहा है और बेकार की बातें कर रहा है, और वो साजिश इसलिए भी कर रहा है क्योंकि जो उसने सोनिया के बारे में लेटर में लिखा है कि हाँ सही बोला मैंने। तो रश्कोलनिकोव बताता है सबकी। तो रश्कोलनिकोव बताता है कि इसका मेन इंटेंशन यही है। अब लेवेज़निकोव ने भी प्रूव कर दिया और रश्कोलनिकोव ने भी। अब पब्लिक सेंटिमेंटल हो जाती है और वो ल्यूजन की तरफ बढ़ती है, कहती है कि तुम तो बहुत ही बेकार आदमी हो, तुम्हारी जो सोच है वो किस लेवल की है। वहाँ पे धक्का मुक्की होती है। तो ल्यूजन कहता है मुझे जाने दीजिए, उसे लगता है कि मेरी पिटाई ना हो जाए। तो बड़ी मुश्किल से ल्यूजन वहाँ से निकलता है। अब जो इमिलिया है कैटरीना को उस पे गुस्सा आता है,
तुमने भी साथ दिया था ना ल्यूजन का, तुम ही चोर साबित करने के लिए आगे आई थी, तलाशी ली थी। तो कैटरीना उसे सुना देती है, उसको सबके सामने। अब एमिलिया को बेइज्जती लगती है अपनी, तो वो जाती है और कैटरीना का सामान फेंक देती है उसके रूम से। कहती है यहाँ नहीं रहना, तुम्हें निकलो मेरे घर से। तो कैटरीना कहती है कि तुम क्या निकालोगी, मैं खुद ही जा रही हूँ सामान लेके, बच्चों को लेके। कैटरीना निकल जाती है, रूम छोड़ देती है उसका। अब रूम छोड़ दिया, लेकिन जाए कहाँ, पैसे तो उसके पास है नहीं। मकान मालकिन से लड़ाई हो गई। सोनिया समझाती है कि ऐसे मत लड़ो, अभी हमें दिक्कत है, आप चले जाओ रूम में। वो मानती नहीं है, वो कहती है कुछ भी हो जाए, मर जाऊं तब भी नहीं जाऊंगी मैं। अब बच्चे हैं उसके 3, 2 लड़की, एक छोटा बच्चा। वो उनको लेकर सड़क पर आ गई है। वो कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें अभी न्याय दिलाती हूँ, और चली जाती है। अब पता नहीं कहाँ चली गई है, अभी मालूम नहीं है। अब इसके बाद सोनिया अपने घर चली जाती है। पहले तो वो ढूंढती है कि मदर गई कहाँ, तो उसे मिलती नहीं है, तो वो भी अपने घर की साइड निकल जाती है। अब जो रश्कोलनिकोव है वो सोनिया के पीछे पीछे आ जाता है, तो सोनिया अपने रूम में बैठती है। उसने रूम बंद कर रखा था। इतने में फिर नॉक नॉक होती है, तो अंदर रश्कोलनिकोव आता है। तो रश्कोलनिकोव बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब सोनिया उसका वेट कर रही थी, उसे पता था कि रश्कोलनिकोव यहाँ पे आएगा।